स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर PYQ क्लास 10th की। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम लोग को एक क्राइटेरिया सेट करना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाते हैं तो आपको बहुत मैनेजेबल होता है एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्योंकि बोर्ड एक सेट क्राइटेरिया पे ही क्वेश्चन देता है, सेट क्राइटेरिया बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक सैम्पल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ और देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया सेट है, किस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किस तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ये सारी बातों को देखेंगे। इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, एग्जाम में आप इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा, बिना इंस्ट्रक्शन से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो जो कि आप पढ़ लेंगे। अब हमारे पास सेक्शन ए है जिसमें 20 क्वेश्चन इस सेक्शन में आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन है तो वहाँ पे ऑप्शन आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है, ऑप्शन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे बात कर रहा है ए की वैल्यू जो है वो 2 स्क्वायर 3 का पावर x है, बी की वैल्यू जो है वो 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 है, सी की वैल्यू 2 स्क्वायर 3 इंटू 7 है एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी इज 3780। तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एलसीएम तो हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले 3780, ठीक है। अब मैंने आपको पेपर इस तरह से लेके आया है ताकि क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने के लिए वीडियो बहुत लंबा जा सकता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए बी सी का एलसीएम दिया हुआ है। अगर एलसीएम दिया हुआ है इसका मतलब आप जानते हो कि सारे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी सी के एलसीएम की बात करेंगे 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर x हो जाएगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू दी हुई है 3780 के इक्वल। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 5 7 आपका कितना हो जाएगा 35 और 35 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 35 4 जा 140 हो जाएगा, 3 का पावर x हो गया, क्लियर, इक्वल टू 3780 है। तो 3 का पावर x इक्वल टू 3780, तो 140 से डिवाइड करेंगे, 3 का पावर x इक्वल टू 27, यानी 3 का पावर 3 इक्वल टू 27 होता है। इट मीन्स दैट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्लियर। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। तो जहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे बहुत इलेबोरेट करना है, वहाँ पे मैं आपको इलेबोरेट करते हुए चलूँगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारे पास द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जल्दी कर देंगे, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट बताना है ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो वाई एक्सिस से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है भाई तो क्या करेंगे, देखो वाई एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाने के लिए हमारे पास वाई एक्सिस ये है और पॉइंट कितना है 2,3 हमारे पास। तो अगर पॉइंट 2,3 है और वाई एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, वाई एक्सिस से हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और अगर एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी होती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। समझ में आ रहा होगा, काफ़ी नॉर्मल से क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जो आपको सीधे सीधे समझ में एक बार में आ जाना चाहिए। If the lines given by 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are not parallel, दो लाइनें पैरेलल नहीं है। समझ में आ रही बात, अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं है इसका मतलब then k has to be। तो अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू क्लास 10th क्या होना चाहिए। अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो हम जानते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि लाइन
पैरेलल नहीं है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 देखो लिखा हुआ यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 5 3 जा 15 2 2 जा 4 k इज नॉट इक्वल टू 15/4। अगर k की वैल्यू 15/4 नहीं है तो ये लाइन पैरेलल नहीं है, अगर k की वैल्यू 15/4 है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? तो साथ साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ भी चीज़ें देता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्लियर हो जाएं। आते हैं भाई थर्ड वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अ क्वाड्रेटल ABCD इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रेटल बनाया गया, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। एक क्वाड्रेटल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो कोई क्वाड्रेटल में बना दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको नहीं लेना है, ये कंसिडर नहीं करना है। तो हमारे पास कितना हो गया, एक क्वाड्रेटल हो गया हमारे पास, सॉरी ABCD एक क्वाड्रेटल हो गया, ठीक है। ABCD हमारे पास एक क्वाड्रेटल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ABCD हमारे पास एक क्वाड्रेटल है तो BC की वैल्यू दिया हुआ है 7, CD की वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है। AD की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 3, देन लेंथ ऑफ द AB की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इवन आपको जब प्रिपरेशन करोगे आप जेई वगैरह की, तो वहाँ पे भी अगर आप आगे मैथ्स लेते हो तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला जो थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अभी से याद रखोगे तो बहुत फायदा रहेगा, ठीक है, आगे की क्लासेस के लिए। कि अगर एक सर्कल है और उसके चारों ओर एक क्वाड्रेटल बना रहे हैं और जिस सर्कल चारों साइड को टच कर रहा है, तो जो अपोजिट साइड का सम होता है, जो अपोजिट साइड का क्या होता है, सम होता है, वो बराबर होता है। यानी AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC हो जाएगा। जैसे मैं इस थ्योरम को लगाऊंगा और वैल्यू रखूंगा, मेरे पास AB की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया यार। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे क्लासेस में सॉल्व किए होंगे अपने। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमारे पास कितना है, एक्स है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की बात करता हूं मैं, तो हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 है, आप जानते हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 है हमारे पास, तो हमको क्या देखना है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स डेट कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू दिया है 1 अपॉन एक्स, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो जिसके पावर में मैक्सिमम पावर में 2 अगर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लेकिन कभी कभी मैनिपुलेशन का खेल चलता है। दिखने में तो लगता है कि क्वाड्रेटिक है, बट वो सॉल्व करने के बाद या तो लीनियर मिल जाएगा या तो उससे कम पावर का मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2x प्लस 3 है। यहाँ को जब सॉल्व करोगे तो कभी भी ये x स्क्वायर कट नहीं होगा, तो यहाँ पे तो x स्क्वायर का टर्म आएगा ही आएगा। क्लियर? अब यहाँ की बात करते हैं। देखो अब जब मैं इसको कट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो अगर मैं तोड़ूंगा इस वाले टर्म को तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर, ठीक है। तो 9x स्क्वायर है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक बचा रहेगा, जिंदा रहेगा। अब जिंदा रहेगा यहाँ भी, थर्ड ऑप्शन में भी, ये तो क्यूबिक में बात कर रहा है लेकिन बनेगा क्वाड्रेटिक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ बची रहेगी। यहाँ की बात करता हूँ, x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जैसे ही तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का x आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। क्या हो गया इसमें? चलो ठीक है, प्लस का 2x आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक। अब जब इसके RHS को तुम देख रहे हो, इसके किसको देख रहे हो? RHS को देख रहे हो, तो RHS में x स्क्वायर है, LHS में x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर कैंसिल हो गए, केवल x का टर्म बच रहा है। इसका मतलब लीनियर टर्म बच रहा है, और x का मैक्सिमम पावर बना रहा है, मतलब वो लीनियर है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर है? कोई समस्या है भाई? ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर लिए, 7 पे आते हैं। 7 देखो, अब हमारे पास 7th क्वेश्चन में आ रहा है कि ऑप्शन वाइज है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय द टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। जैसे ओलंपिक के छल्ले होते हैं, देखा होगा आपने, तो उन्हीं से 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसके सबके रेडियस 1 है, ईच इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग, देखो द कॉर्ड फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग, ये जो कॉर्ड आ रही है ये वाली, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ 1। तो टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। डॉटेड रीजन का एरिया बताना है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि हमारे पास O इज द सेंटर ऑफ आर्क ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम क्या बात करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया के लिए हमको बात करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया इसमें कह रहा है 8 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो बिल्कुल 8 टाइम्स होगा, क्योंकि दो बार एक पेयर दो बार इंक्लूड हो रहा है। तो एक पेयर अगर दो बार इंक्लूड हो रहा है तो तुम जानते होगे फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 हो गया, और √3/4 ये तुम्हारा किसका हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमको मिल रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो थोड़ी पेन तो चलानी ही पड़ेगी, तो उसमें समस्या तो है नहीं। अब पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। ए पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस को 2 बार उछालो या 2 डाइस को 1 बार उछालो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को एक बार मैंने टॉस किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। तो तुम जानते होगे कि जब मैं डाइस को उछालूंगा तो 1-1 आएगा, 1-2 आएगा, 1-3 आएगा, 1-4 आएगा, 1-5 आएगा, 1-6 आएगा, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 आएगा। अब कह रहा है कि जब 2 डाइस को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 2 डाइस को उछाले तो टोटल आउटकम्स 36 मिलेगा, और कह रहा है कि उन सबका सम मिला के 8 नहीं आना चाहिए। तो तुमको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि सर ये 1-1 था, सॉरी ये कितना था हमारे पास, ये 1-1 था, पहले पे क्या होता है 1-1 होता है, ये 1-1 होता है, 1-1 होता है, ठीक है। एक सेकंड, इसमें कुछ तो समस्या आ रही है। तो पहले 1-1 होता है, फिर 1-2 होता है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलती रहती हैं चीज़ें 1-6 तक। तो सबके सम को देखना है, जिसका सम क्या होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। तो अगर 8 सम नहीं होना चाहिए तो 8 सम होता किसका है, तो सोचो 1 से लेके 6 तक जाओगे 7 ही आएगा, तो 1 वाले में कुछ नहीं मिला। 2-5 तक जाओगे 7 मिलेगा, ठीक है। तो 2-6 वाले में 8 आ गया, 8 नहीं होना चाहिए, तो सेकंड वाले में 2 मिला। फिर 3-5 हो गया 8, 3-4 हो गया 7, 3-6 तो उसमें 2 मिलेगा। तो टोटल कितने मिलेंगे, टोटल मिलेंगे हमको 31/36, क्योंकि जिनका सम आ रहा है 8 वो टोटल 5 मिलेंगे, ऐसे पेयर 5 मिलेंगे ऑर्डर पेयर, और जिनका सम नहीं आ रहा है यानी कि उतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो टोटल 36 थे, तो फेवरेबल कितने हो गए आपके पास, फेवरेबल हो गए 31, ठीक। अब ट्रिको का क्वेश्चन आ गया, जो कि मोस्टली बच्चों का फेवरेट होता है। 2 sin 5x इक्वल टू √3, तो 2 को नीचे ले आएंगे, √3/2 हो जाएगा, तो sin 5x इक्वल टू sin 60 डिग्री हो जाएगा, देख लो। तो 5x इक्वल टू 60 यानी x की वैल्यू 12 हो जाएगी, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1-1-5 एंड देयर SCF इज 81, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। तो सम ऑफ 2 नंबर्स 1-1-5 है, ठीक है। तो दोनों नंबर का सम तो 1-1-5 दिया है, और SCF कितना दिया वो 81। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर SCF 81 है, एक नंबर को मैंने मान लिया x और एक नंबर को मान लिया y, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 81x + 81y इक्वल टू 1-1-5, ठीक है। तो x + y इससे डिवाइड करेंगे तो x + y 15 आ जाएगा। तो 15 कब कब बनेगा,
हमारे पास कब कब 15 बन सकता है, ऐसे पेयर बनाने हैं तो 15 बनाने के लिए पेयर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग पेयर बनेगा क्या, 1 14 2 13 4 11 7 8, ठीक है, समझ में आ रही है। तो तुमको कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या क्या पेयर्स बन रहे हैं, क्या कैसे कैसे पेयर्स बन रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम का आ गया, मेंसुरेशन कह सकते हो। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो जो राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन आपको बनाने आता ही है। राइट सर्कुलर कोन, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, ये आपकी हाइट होती है, और ये आपके पास रेडियस होता है, ठीक है। तो इसमें जो एरिया ऑफ द बेस है, बेस एरिया क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें कुछ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर इतना दिया हुआ है 51, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी, 85/17 यानी 5। एनी डाउट, समझते हैं। देखो यह बोर्ड का पेपर जो होता है उसमें बस तुमको प्रैक्टिस का खेल है, नंबर पाना आसान होता है क्योंकि वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप पहले से पढ़ के साल भर पढ़े रहते हो। तो बोर्ड बहुत टफ क्राइटेरिया नहीं है, बहुत पेशेंस नहीं इसमें, मतलब पेशेंस के अकॉर्डिंग चलना है कि लेंदी होता है पेपर, सॉल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए और सॉल्व करने के साथ साथ दिमाग लगाते रहना है कि क्वेश्चन हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। इफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, जीरोस मतलब रूट्स, रूट्स मतलब फैक्टर, जो इसके फैक्टर्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो आर इक्वल है, वो इक्वल है। तो अगर फैक्टर्स इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। और अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ac की वैल्यू भी तो ग्रेटर देन 0 होगी। बोलो भाई क्यों, क्योंकि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, तो इसके लिए अगर AC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तुम खुद सोचो AC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सॉरी कहाँ जा रहे हो भाई, देखो इधर, अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, AC की वैल्यू ग्रेटर देन 0, AC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हुआ, A कैन बी पॉजिटिव, C कैन बी पॉजिटिव, या तो दोनों निगेटिव होंगे भाई या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया तब तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का साइन लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इस कंडीशन को फॉलो करना होगा या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। इट मीन्स दैट A एंड C बोथ जो दोनों के साइन होंगे वो सेम साइन होंगे, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 21 एंड कट ऑफ बाई एन आर्क ऑफ द 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल जो है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेक्टर होता है ये भी आपको पता होगा, ऐसा कुछ पोर्शन, और जिसका रेडियस कितना है 21, तो ये वाला पोर्शन 21 हो गया, तो ये 21 है तो ये भी 21 हो गया, ये भी 21 हो गया। और कह रहा है आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, तो ये वाला आर्क ऑफ लेंथ हो गया 22 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, 1/2 L इंटू आर होता है, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। तो 22 इंटू 21 231 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या तो है नहीं, इजी इजी क्वेश्चन हैं, देख लो आप खुद से। अब हमारे पास आ गया है ट्रायंगल में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल। तो कह रहा है दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, AB 6 है, DE 6 9 है, EF 6 है, FD 12 है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उनकी साइड का, अगर सिमिलर ट्रायंगल तो साइड का रेशियो सेम होता है, और साइड का जो रेशियो होता है उसके पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो एक तो पोर्शन आपका हट चुका है जो एरिया बेस था, बट ये पोर्शन है आपके पास। तो जो साइड का रेशियो होता है वो उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है। तो एक साइड का रेशियो निकाल लेते हैं, पेरीमीटर एक का दिया हुआ है, एक का निकालना है, तो 6/9 समथिंग अपॉन 27 समथिंग की वैल्यू 18 आ गई। क्लियर। अब कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, हर जगह मैथमेटिक्स का बोलवाला यहां भी आ गया, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन
फ्रॉम द वर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स टू बी ए वॉवेल इज 2/2x+1। एक ठीक ठाक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो वॉवेल कितने हैं भाई? वॉवेल कितना आता है? ए ई आई ओ यू, टोटल 5 वॉवेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने वॉवेल हैं? यहाँ पे केवल 4 वॉवेल हैं, ठीक है। तो 4 वॉवेल अपॉन टोटल कितने? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टोटल 11 है, 4/11 हो गया। तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो दिया हुआ है 2/2x+1। तो 2/2x+1 इक्वल टू 1/11। इट मीन्स दैट अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ूंगा तो x की वैल्यू 9/4 आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब आते हैं, अब हमारे पास एक आ गया, कैसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास? पैरेललोग्राम बेस्ड पे क्वेश्चन आ गया कि ये जो पॉइंट है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि a 9,0 9, -6 -9,0 -9,6 ये किसके वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो अगर ये किसके वर्टिसेस हैं ये हम लोग को बताना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अगर चारों के चारों बराबर आ गए तो हम लोग बोलेंगे रोम्बस भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस में क्या हो सकता है? तो चारों साइड इक्वल है और वर्टेक्स में 90 डिग्री बनेगा तो हम लोग बोलेंगे स्क्वायर है, और चारों साइड इक्वल है, वर्टेक्स में 90 डिग्री नहीं बनेगा तो मैं बोलूँगा रोम्बस है। लेकिन और भी ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड बराबर है तो, और 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड बराबर है 90 डिग्री बन रहा है तो रेक्टेंगल। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो हमारे पास ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। वैसे तो ये हम लोग को दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। अब मीडियन वाले क्वेश्चंस आ गए जो कि बहुत स्टूडेंट के लिए आसान होते हैं, और जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन होता है, और थोड़ा सा क्या होता है कि इंटरेस्ट कम होता है इसमें। क्यों होता है? क्योंकि केवल क्या करना है, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो मैथ्स वाले में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है वहाँ पे, लेकिन बट एग्जाम में आ रहा है तो सॉल्व तो करना ही है। द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। If each of the observation of a set is increased by 2, then the median of a new set, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि मीडियन क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन का 20.5 है, और सब में 2 को क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। तो बताना है कि जो मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा। तो अगर सब में 2 इंक्लूड किए हो तो एवरेज तो मिला सॉरी, एवरेज तो मिला के सेम ही होगा ना, एवरेज थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो अगर सब में 2 का गैप कर रहे हो तो इसकी वैल्यू में भी 2.5 जो 2 है ऐड हो जाएगा। तो 20.5 प्लस 2 कर देंगे, देखो इंक्रीज 2, तो वो कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। क्लियर? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ द रेडियस। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि भाई आपको वीडियो देखना है, तो आप क्या कर सकते हो कि देखना है, जैसे वीडियो देख रहे हो आप वहाँ पे होल्ड करके रोक के फिर आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे तो बस बताना है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। एक आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है, वीडियो को क्या करना है, रोक देना है और फिर आगे देख लेना उसको। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ द रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो दिया हुआ है कि ये हमारे पास है, ये क्या बताया? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए रेडियस 9, रेडियस 9 है, फ्रॉम ए डिस्टेंस 41 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, खत्म है कहानी। 41 दिया, 9 दिया, ये 40 हो जाएगा। क्लियर है? आगे की कहानी असर्शन रीजन, क्या है वही क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया रहता है, बट प्रैक्टिस तो करनी है। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा असर्शन का कि ये कथन है, और एक रीजन दिया रहेगा ये कारण है उसका। क्या वो असर्शन जो है वो भी सही है, क्या रीजन भी सही है, दोनों देखना है। और साथ ही साथ देखना है कि क्या जो तुम्हारा रीजन है और जो बात कही गई है उसके लिए वो ट्रू है या नहीं है। तो देखते हैं। द नंबर ऑफ 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद द जीरो डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। तो 6 का पावर कुछ भी ले लो। 6 का पावर 1 6 होता है, 6 का पावर 2 36 होता है, 6 का पावर 3 216 होता है। ठीक है, तो 6 के जितने भी पावर लोगे, सब 6 के साथ एक क्या क्राइटेरिया है कि जितना भी पावर लोगे उसके लास्ट में 6 ही आएगा, कभी 0 नहीं आ, कोई भी डिजिट नहीं। 0 का क्या छोड़ दो, कोई भी नहीं आ सकता। 6 का पावर कुछ भी करोगे 6 ही आएगा। अ नंबर एंड्स विद 0 इफ इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 and 5।
ठीक है। देखो जीरो कभी आता है जब 2 और 5 आते हैं मार्केट में, जब 2 और 5 आएंगे तभी पहला जीरो मिलेगा। तो 2 और 5 आएंगे तभी पहला जीरो मिलेगा, इसका मतलब जीरो बनने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। और हमारे 6 के पावर n में कभी 5 आ ही नहीं सकता है, इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब जो कारण है वो सही है हमारे कथन के लिए, स्टेटमेंट के लिए। क्लियर? फिर ठीक हो आ गया। फिर प्यारा सा क्वेश्चन, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, cos प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर a प्लस साइन का पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो देखो ध्यान से, cos स्क्वायर को उधर करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो cos इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन मिलके 1 cos दे रहे हैं, 2 साइन मिलके 1 cos, तो 4 साइन मिलके 2 cos, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अगेन क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब असर्शन अगेन सही है। रीजन की बात करते हैं, रीजन देखो, रीजन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वही उसी का सॉल्यूशन, जैसे मैंने असर्शन को सॉल्व किया उसी का रीजन दिया हुआ है। इसका मतलब अगेन असर्शन अगेन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जो कथन है और जो कारण है दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेक्शन बी पे आते हैं, काफी गैप था। सेक्शन बी पे आते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे 2 नंबर के रहेंगे। मतलब अब आपको क्या समझना, देखो पेपर डिस्कस करने का एक रीजन है, ये रीजन नहीं है कि आपको नहीं आता है, आपको आती है सारी चीजें, आप साल भर पढ़े हो, आपको सब आता है। रीजन ये है कि जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो 2 मार्क्स का है, तो मुझे कितने स्टेप में करना है ये दिमाग में चलना चाहिए। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप 10 लाइन में लिख के आओ, उसका कोई मतलब नहीं, नंबर मिलेगा आपको उतना ही। तो ये भी दिमाग में करना है कि हम लोग को टाइम पीरियड बचाना है, जो टाइम टेकन होगा उसको हम लोग को मिनिमाइज करके चलना है। AP 8, 10, 12 हैज द 60 टर्म, नंबर ऑफ टर्म 60 है, इनकी वैल्यू 60 हो गई, ये AP है, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म, लास्ट 10 टर्म का सम निकालना है। तो किसी भी लास्ट 10 टर्म का सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम लोग सीधे सीधे भी जा सकते हैं या L माइनस n माइनस 1 इंटू डी से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया में 68 इंटू 92 मतलब 60 टर्म निकाल लिया, 126 है। 51 टर्म की बात कर लिया, 108 है। तो 51 से लास्ट 10 टर्म बोला है ना, तो 51 से 60 तक जाने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 51 से 60 यानी n/2 और n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट 10 टर्म्स का निकालना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब 51 से लेके 60 तक। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन, साइन a प्लस बी 1 है। साइन a प्लस बी 1 कब है, जब साइन की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो 1 होगी, यानी a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस a माइनस बी √3/2 है, यानी कॉस की a माइनस बी यानी कॉस 30 डिग्री होगा। तो a प्लस बी 90, a माइनस बी 30, दोनों को सॉल्व किए, a और b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू आ गई तो बताना है कि एंगल्स a और b क्या होंगे, तो एंगल्स हम लोग निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब इफ AP एंड DQ आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, AP और DQ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल हैं, ABC और DF रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC एंड DF, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, तो मैं ABC DEF 2 ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद जब मैं ट्रायंगल बना लिया तो हम लोग जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखो दिया हुआ है। तो साइड का रेशियो AB/D जो होगा वो BC/EF के बराबर होगा। AB/D BC/EF मतलब दोनों मीडियंस है तो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, मीडियंस इक्वली डिवाइड करता है। तो जैसे 2 से 2 कटा, BP/EQ हो गया। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ABP में और DEQ में। जब 2 ट्रायंगल की बात करते हैं, अगेन ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो फिर साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। और अगर साइड का रेशियो बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर है तो इसका मतलब अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर, और साइड का रेशियो बराबर इट मींस ट्रायंगल आर सिमिलर। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 की बात करते हैं। ए हॉर्स, अ काउ, अ गोट आर टायर्ड। ठीक है, तीनों को बांध दिया जाता है ईच बाय द रोप। तुम घोड़े वाला क्वेश्चन किए होगे कि एक घोड़े के गले में फंदा डाला गया और उसको
एक खूंटे से बांध दिया गया तो कितना घास चरेगा, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। ए बी सी रिस्पेक्टिवली अ ग्रासी ट्रेंगुलर फील्ड ए बी सी विद द साइड्स लेंथ दिस फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड। अब यहाँ पे दो पोर्शन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक दोनों में से एक ही करना है, दोनों मत करके आ जाना का दो, ठीक है, दोनों में से एक ही करके आना है। तो क्वेश्चन कर दोनों कर दिए तो एक्स्ट्रा थोड़े मिल जाएगा 50 में 52 नंबर या 80 में 82 नंबर, ऐसा तो होगा नहीं। सॉरी। तो हमारे पास ग्रेस्ड एरिया क्या होगा, तो तुमको मैं थोड़ा सा ऐसा बता देता हूँ कि ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ पे मान लो जो भी दिया है, हाथी घोड़ा बैल जो भी बांध दिया गया, कितना चरेगा भाई, चरेगा इतना ही, क्योंकि उसके गले में रस्सी है। तो ट्रेंगुलर फील्ड में घास तो इधर ही है ना, घास तो इधर ही जमी है, घास तो इधर ही जमी है, इसी ट्रेंगल में, बाहर नहीं है। इतना चरेगा ये इतना चरेगा, ये इतना ग्रेज करेगा, ठीक है। तो इतना ग्रेज करेगा, यानी सेक्टर के एरिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेक्टर के एरिया की, ठीक है। सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। एक सेकेंड। सेक्टर का एरिया पूछा है, तो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। उससे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इसका तीनों का, ए बी सी किस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 के बाद हम लोग आर की वैल्यू रख देंगे 14 इंटू 14, तो हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो कोई एक ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना है, बाकी आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच लग रहा है मुझे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आते हैं, जहाँ पे 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब 10th लेवल पे एक अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाएगा। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई है और एक्स डैश वाई दोनों लाइनें पैरेलल हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ है, अनदर टेंजेंट ए बी है, ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश एट बी, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। अब देखो, वैसे तो अगर मैं 10th लेवल की बात ना करूं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत कम स्टेप में, लेकिन आपको बोर्ड्स में स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं, और वैसे भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का? 3 नंबर का, तो थोड़े स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में हम लोग उठा लिए ए पी, दो ट्रायंगल हम लोग देखेंगे, ए पी ओ देखेंगे, ए पी ओ देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ए पी ओ ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, और ए सी ओ देखेंगे, मतलब ए हो गया और सी हो गया और हो गया। सी को कहाँ इसने लिया है? ए पी ओ तो ले लिया, चलो सी ए सी हो गया। ये 2 ट्रायंगल तुमको दिख रहे होंगे, ये वाला और ये वाला। अब दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तुम भी जानते हो यार, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीबीसीडी से हम सब कुछ इक्वल कर सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने आता है, 9th लेवल पे सीखे हो आप। सॉरी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो उसी तरह सिमिलरली अगर मैं उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो क्या मैं इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? कर दूंगा। तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि चारों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दिख रहा होगा आपको। और जब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, इसका मतलब ए ओ बी कितना आ गया? 90 आ गया, क्योंकि एक लाइन पे 180 ही बनेगा और दोनों इक्वल है, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। क्लियर? In a workshop, the number of teachers of English, Hindi and Science are 30, 60 and 84 respectively. Find the minimum number of, देखो अब मिनिमम नंबर ऑफ, मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ, क्लास में बोला था, और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं वो उनके लिए भी, कि जब मिनिमम नंबर की बात होती है, यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस बताता है कि एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है, ठीक है। तो जब भी मिनिमम नंबर की बात है तो हम लोग यहाँ पे एचसीएफ पे जाएंगे। If in each room the same number of teachers are to be seated and all of them being the same subject, मतलब एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं? हर रूम में अलग अलग बैठ रहे हैं। तो बताना है कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो मैंने
तीनों का एलसीएम ले लूँगा, जैसे तुम घंटी वाला क्वेश्चन करते थे कि 12 मिनट पे, 14 मिनट पे, 15 मिनट पे घंटियाँ बजती हैं, तो मिनिमम कितने समय में दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, ये वाले क्वेश्चन देखते थे। तो उस तरह इसमें भी एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ 12 आएगा। एचसीएफ अगर 12 आएगा तो मिनिमम की बात हो रही है, तो 12 सबसे कम आ रहा है, तो पहले वाले को 3, दूसरे वाले को 5, तीसरे वाले को 7, टोटल कितना आ जाएगा 15। क्लियर है? देखो पॉलिनोमियल का जो मैं क्वेश्चन बोलता था जरूर आता है ये क्वेश्चन। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन भाई, गर्दा उड़ा दोगे इसमें। ठीक है, तो 2x स्क्वायर दिस दिस दिस। अब हमारे पास कह रहा है फाइंड द जीरोज, जीरोज निकालने के लिए या तो फैक्टराइजेशन, या तो क्या, तुम्हारे में तो फैक्टराइजेशन ही है, फिर या तो कैसे, तो फैक्टराइजेशन से करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक कर लिए, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, दोनों की वैल्यूज कितनी आ गई 1/2 और √2। अब रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है c/a, तो दोनों को हम लोग वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। फिर आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, नंबर गेनिंग क्वेश्चन, आइडेंटिटी बेस्ड। sin थीटा cos थीटा √3 है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, साइन से tan और cot तक पहुंचना है, तो sin प्लस cos √3 हो गया, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो sin थीटा cos थीटा 1 आ जाएगा। अब sin थीटा cos थीटा 1 आ गया, तो ध्यान से देखो क्या पूछा है, tan थीटा cot थीटा 1 प्रूव करना है। tan को लिख दो sin अपॉन cos, cot को लिख दो cos अपॉन sin, दोनों का एलसीएम ले लो, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1। प्रूफ हो गया। तो इतने, ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, तुम तो क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करना यार, बहुत ही फायदा मिलता है उससे। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, cos माइनस साइन प्लस 1, cos a sin a माइनस 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, cos a sin a माइनस 1, तो +1 से ऊपर +1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो जैसे तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास ये वाली टर्म आएगी, इस वाली टर्म को तुम क्या लिखोगे, cos स्क्वायर a, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अगेन cos स्क्वायर a। तो तीनों में हमारे पास दिख रहा है cos हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos a अपॉन साइन a, 1 अपॉन साइन a cosec a, cos a अपॉन साइन a कितना हो जाएगा cot a। क्लियर? तो हमारा डिस्कशन केवल इसलिए है, ये बात सोच के चलना कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो डिस्कशन इसलिए कि आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। अब देखो आ गया फिर प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन, ऑन ए पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड ऑन हु वुड गेट टू ड्राइव द कार, दे हैड 1 coin each and flipped their coin exactly 3 times, the following was agreed upon। देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन से डरना मत, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं मस्त वाले। किसी एक पर्टिकुलर दिन पे विधि और उन्नति कुड नॉट डिसाइड हु वुड गेट द ड्राइव द कार, कौन ड्राइव करके, भाई दोस्तों के साथ जाते हैं, आज मैं करूंगा और गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, यही वाला स्थिति होती है। तो दे हैड 1 coin each and flipped their coin exactly 3 times, 3 times टॉस करते हैं। तो देखते हैं 3 times अगर टॉस करेंगे, ये बात ऐसी हुई होगी उन लोग के बीच में कि 3 times टॉस करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा आएगा हेड या टेल वो जीत जाएगा, वो कार ड्राइव करेगा। इफ विधि गेट्स 2 heads in a row she would drive the car, देखो वही बात है। इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ ट्रेल she would drive the car, मतलब विधि के लिए कंडीशन लगाया कि अगर वो लगातार 2 हेड आ जाता है उछालने पे तो वो गाड़ी चलाएगी। उन्नति के लिए क्या है कि उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, मतलब टेल को फॉलो करते हुए अगर जो पहला हेड आएगा उसके बाद क्या करेगी, उन्नति चलाएगी, शी वुड ड्राइव द कार। हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, अब किसके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन से समझ में तो आ रहा है भाई कि उन्नति के पास ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन समझते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा। 3 बार किसी सिक्के को उछालोगे, 1 बार उछाले हेड या टेल, 2 बार उछाले तो 4 आउटकम्स, 3 बार उछाले तो 8 आउटकम्स। तो 3 बार के लिए आउटकम्स कैसे कैसे आएंगे, HHH, SST, TST, STH, THH, HHT, इस तरह से 8 आउटकम्स आते हैं। तो यहाँ 3/8 है, यहाँ पे 4/8 है, तो बताओ कौन सा ज्यादा है, 3/8 ज्यादा होता है कि 4/8 ज्यादा होता है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो 4/8 ज्यादा होगा, कोई समस्या नहीं है। देखो आ गया लीनियर इक्वेशन, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर
इन द रेशियो 3:4। मंथली इनकम बब्बन और आर्यन की क्या है 3:4, तो एक को 3x एक को 4x मान लिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं यार, केवल इक्वेशन बनाना है, आप बचपन से ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। और इफ ई सेव 15,000 पर मंथ, तो सार बताओ कि आर्यन और बब्बन जो मंथली इनकम है वो 3x और 4x है, तो अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर भी होगा, तभी तो सेविंग होगी। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000, 4x माइनस 7y 15,000। दोनों को हम लोग किसी ना किसी नंबर से, देखो यहाँ 4x यहाँ 3x है, इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, x की वैल्यू 30,000 आ जाएगी। क्लियर। अब इसमें एक और क्वेश्चन है ग्राफिकल वाला, तो ग्राफ बनाना हम लोग बहुत सीखे हैं, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको एक क्वेश्चन और हिट करना है। देख लो ग्राफ दिया भी हुआ है, ठीक है। लग रहा है हम लोग स्लाइड में ऊपर चले गए, नीचे आते हैं। तो सेक्शन डी पे ही आएंगे हम लोग क्या? हाँ बिल्कुल सेक्शन डी पे आएंगे। सेक्शन डी में देखो, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के, तो यहाँ पे भाई मैक्सिमम स्टेप्स पे ये नंबर मिलते हैं, स्टेप्स को जरूर फॉलो करना। अब ऐसे क्वेश्चन भी क्लास में तुम करते आए हो। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन स्पीड ऑफ फॉर ए डिस्टेंस 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन, जो कि पहले स्पीड थी उससे कितनी हो जा रही है? 6 आवर मोर हो जा रही है, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर मोर हो जा रही है। पहले x थी तो अब x प्लस 6 हो जाएगी, देखो दिया हुआ है। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या देखना पड़ता है कि कितना घंटे लग रहा है, तो दोनों मिला के 3 घंटे का समय लग रहा है पूरी जर्नी के लिए। तो t1 पहले को मान लेंगे, t2 पहले को मान लेंगे, t1 प्लस t2 मिला के कितना हो गया? 3 घंटे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि पहले वाले को दूसरे वाले को लिए 6 घंटे प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व तो कर लोगे, सॉल्व करोगे फर्दर, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, एक x बराबर -3, x बराबर 42। और हम लोग जानते हैं स्पीड निगेटिव हो नहीं सकती है, स्पीड बाय निगेटिव कहाँ होगी? ब्लैक होल में जाओगे? नहीं। अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब तुम्हारे पास मैं बोला था तुमसे कि सिमिलरिटी का एक अच्छा क्वेश्चन जरूर रहेगा, या तो थेल्स थ्योरम जरूर होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं बोला हूँ, जो लोग इसको देखते हैं पेपर को, बोर्ड के पेपर एक सर्टेन क्राइटेरिया पे होते हैं, तो कोई बता सकता है कि जो पेपर है वो सर्टेन क्राइटेरिया, तो इस चैप्टर से ये चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर इस तरह का आना ही आना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखें तो सेम तुम्हारे पास जो कहानी दे रही है वो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दे रही है। थेल्स थ्योरम अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी। अगर थेल्स थ्योरम आपको नहीं आता है तो आपको एक बार उससे गो थ्रू जरूर होना चाहिए, ठीक है। 34 क्वेश्चन पे आते हैं, वही क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। कौन सा? मेंसुरेशन। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन whose height is 6 cm and radius of the base is 12 cm, a right circular cylinder cavity of height 3 cm and radius of 4 cm is hollowed out such, मतलब इसमें से क्या किया गया? काट के निकाल दिया गया, ठीक है। तो स्लैंट हाइट की बात करेंगे, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन एकदम इजी है। स्लैंट हाइट की बात करेंगे, स्लैंट हाइट हमारे पास कितना हो जाएगा? क्योंकि 12 और 6 है तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, ठीक। स्लैंट हाइट निकालने के बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है? पाई आर एल होता है, ठीक है। तो सी एस से अगर निकालेंगे तो हमारा 72√5 आ जाएगा। अब जो तुमसे बोला उसको ध्यान से देखो, जो कट करके भाई, जो कट करके बाहर एक्सेक्ट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, उसको, उसके एरिया को कैसे लिखा जाएगा? तो एरिया ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कोन, कोन का बेस सर्कल, कोन का जो बेस सर्कल है, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ द आउटर रिंग, आउटर रिंग में जो आ रहे हैं, एरिया ऑफ द इनर रिंग में जो आ रहा है, प्लस ये दोनों के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? टॉप आ रहा है, देखो लिखा भाई टॉप सर्कुलर एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो जैसे तुम इसको पुट करोगे 144 आ जाएगा। 144 आने के बाद क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, हाँ ठीक है। सी एस ए ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे, 2 पाई आर एच होता है, निकाल दिया गया। तो जो भी तुमको फाइंड आउट करना था सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो पहले वाले पोर्शन को, दूसरे वाले पोर्शन को, जो बचा हुआ है तीनों को जो मैं निकाला उनको ऐड करना है। क्लियर?
अब देखो, अब एक एम्प्टी कोन वाला क्वेश्चन आ गया। ये तो हो चुका है, और एक एम्प्टी कोन, और हाँ दोनों में से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो एक हमने कर लिया, एक आप गो थ्रू होना इससे, और सबसे लास्ट में एक स्टैट्स का क्वेश्चन आया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टैट्स के क्वेश्चन पे अगर आते हैं, बात करते हैं, तो स्टैट्स के क्वेश्चन में अब डाटा बेस पे चलना है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि मीन निकालना है। अब देखो मीन निकालने के लिए क्या यहाँ पे कोई भी मेथड दिया है? मैं बोला था कि मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं, लेकिन आपके बोर्ड्स में 2 ही मेथड हैं, तो एक मेथड हटा दिया गया है। तो अगर हम लोग को मीन निकालना है, फाइंड अ मीन, तो हम लोग जा सकते हैं, दोनों मेथड से जा सकते हैं। दोनों मेथड से जाने के लिए आपके पास सॉल्यूशन यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया गया है, और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। ई पे आते हैं, हमारा लास्ट सेक्शन, और नंबर गेनिंग क्वेश्चन भी है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हम करते क्या है कि पहले तो देखते हैं केस क्या बन रहा है, जो पैराग्राफ दिया उसको पढ़ते हैं अच्छे से, और पढ़ने के बाद देखते हैं कि क्या क्या उसमें क्राइटेरिया सेट है। तो कह रहा है इन ए क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। एक क्लास में एक टीचर ने कहा कि कोई एपी का एग्जाम्पल लिखे। 2 boys आर्यन एंड रोशन राइट्स द प्रोग्रेशन -5, -2, 1, 4 एंड 187। उसने लिखा, किसने? आर्यन ने लिखा ये वाली सीरीज और रोशन ने लिखा ये वाली सीरीज। नाउ द टीचर आस्क हिज वेरियस स्टूडेंट टू फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द प्रोग्रेशन। कुछ क्वेश्चन उसने दिए और पूछा कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया सेट हो रहा है, क्या क्या इसमें चीज़ें आ रही हैं। तो हमने क्या देखा कि पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशन। यार इससे इजी क्वेश्चन कुछ आ सकता है, जैकपॉट क्वेश्चन। दोनों का कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो -2 -5 +5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 3। 184 187 माइनस का 3 हो जाएगा। तो देख लो दिया हुआ है, पहले का 3 है, दूसरे का -3 है। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ बाय द रोशन। तो 34 टर्म की बात कर रहे हैं, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a + n - 1 × d, जिसके नाते वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 88। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बस तुमको जो भी आज प्रैक्टिस कराई जा रही है उसके पीछे का एक ही रीजन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमको क्वेश्चन का क्राइटेरिया देखना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आप क्वेश्चन क्लासेस में सॉल्व किए उसी बेस के ही क्वेश्चन आते हैं। फिर फाइंड 34 टर्म के बाद कह रहा है, यहाँ पे 2 है सेक्शन, थर्ड में 2 क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म, फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। तो आर्यन ने जो 10 टर्म्स लिखे हैं उन सारे का सम क्या होगा? तो सारे का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर हम उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करते हैं कि a की वैल्यू -5, d की वैल्यू 3, n की वैल्यू 10, तो फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो पुट करने के बाद कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है 85। ठीक है, अब तुमको दिमाग में क्या रखना है कि देखो साथ में तुम्हारे पास और करके भी एक क्वेश्चन है। और किसमें दिया है? और दिया है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। कौन सा ऐसा टर्म होगा प्रोग्रेशन का, सीरीज का, जिसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो सेम वैल्यू के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा? सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि nth टर्म ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है? सेम है। तो nth टर्म के लिए a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, दोनों को इक्वेट करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे 33। कैलकुलेशन तो आपको क्लियर ही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन हमारे पास आया जिसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे क्या देखते हैं? क्वेश्चन को देखते हैं, सर इतना फिगर है, इतनी सारी चीजें हैं, टफ नहीं है, 2-2 लाइन के चीजें हैं, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट एक क्वेश्चन पे दोगे तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अ ग्रुप ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट गोज टू अ पिकनिक ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज। द पोजिशन ऑफ 3 फ्रेंड्स अमन, कीर्ति एंड द चाहत आर शोन बाई द पॉइंट PQR। देखो अमन और दूसरा फ्रेंड क्या है? कीर्ति है, और तीसरा क्या है? चाहत है। तीनों ऐसे बैठे हुए हैं। अब तुम ध्यान देखो, यहां से यहां तक की दूरी 2 है और यहां से यहां तक की दूरी 5 है। तो ये 2 डिस्टेंस, ये 5 डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट 2,5। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया वो 2,5 आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं,
ये कहाँ लग गया 4, ये कहाँ लग गया 4, तो ये Q का कोऑर्डिनेट 4,4 आ गया। फिर ये कहाँ लग गया 8, ये कहाँ लग गया 3, तो ये आ गया 8,3। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है P 2,5 R 8,3, सही है। आगे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पी आर के बीच की दूरी निकालनी है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, और देखते हैं 2 मिनट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस लगाते हैं आगे। देखो कुछ ना कुछ जीवन में चलता रहता है, यहाँ भी वैसा ही चल रहा है कुछ, आगे देखते हैं। और y2 माइनस यार y2 पे मैं ऐड करूँगा क्या? लग तो रहा है नहीं अटकूंगा अब, हाँ देखो अटक गया। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग लिख लिया, ठीक है। होता रहता है जीवन में, दुख आते रहते हैं, ये छोटा मोटा दुख है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? ये 2√10 आ गई। अगला क्वेश्चन है इस Q द मिड पॉइंट ऑफ PR। पहले अपने आप से पूछो क्या Q जो है वो PR का मिड पॉइंट है? अगर ये बात पूछ रहा है Q अगर PR का मिड पॉइंट है, इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो 8 और 2 10/2 5 होगा ना, तो भाई मिड पॉइंट तो आएगा नहीं, क्योंकि Q जो है वो 4,4 है और मिड पॉइंट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये बात क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, Q इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ PR। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि P और किससे? P और Q से बराबर दूरी पे हो। तो P और Q से बराबर दूरी पे हो तो मान लेते हैं x एक्सिस पे पॉइंट है, तो वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। देखो लिखा हुआ है x, 0। अब मैंने 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, एक बार P से एक बार Q से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर दिए, तो फर्दर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3/4 आ गया, यानी 3/4, 0 क्यों? क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है यार। देखो जिस लेवल के आप क्लास में क्वेश्चन किए हो, ये क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दोगे, खत्म कर दोगे, कोई लेवल नहीं है। बस प्रैक्टिस करना है कि कम समय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर क्वेश्चन में आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो तो वहाँ पे पेपर आपका छूट जाएगा, और क्वेश्चन आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हो तो स्पीड बनी रहेगी। इसी वजह से बोला जाता है कि 2 से 4, 5, 6 पेपर प्रीवियस ईयर के आप सॉल्व करके जाओ, ठीक है। अब देखो ये इंडिया गेट है, क्या है? लाल किला है, इंडिया गेट है, इंडिया गेट है, ठीक है। चलो आता है तुम लोग को, जीएस पढ़ सकते हो। इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज द ऑल इंडियन वॉर मेमोरियल। तुम जानते हो किस लिए जाना जाता है? जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी यादों में वहां पे एक श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। लोकेटेड नियर द कर्तव्य पाथ फॉर्मली राजपथ एट द न्यू दिल्ली। अब ये सब कहानी देखो, यहाँ पे इतने सोल्जर्स थे, जानना चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं जानना चाहिए, बट एग्जाम में आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट स्किप करके चलना है, और वैसे तो आपको अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए। इतने सोल्जर्स ने अपना त्याग दिया था और तभी हम लोग आज उनके सेक्रीफाइस से आज हम लोग इंडिपेंडेंट जी रहे हैं। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेयास आइज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट इफ सी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। कह रही है कि ये तुम्हारा श्रेया है, श्रेया की कुछ लंबाई होगी तो उसकी आंख यहाँ पे आएगी, अगर उसकी आंख यहाँ पे आ रही है तो उसकी दूरी पूछ रहा है, और ये वाली डिस्टेंस 42 दिया है, ये वाली डिस्टेंस 41 दिया है। तो हम क्या करेंगे? 42 माइनस 41 की बात करेंगे तो टोटल के बीच की दूरी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब टोटल डिस्टेंस अगर 1 आ गई है तो tan थीटा अप्लाई करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे 1 आ जाएगा, यानी थीटा कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। क्लियर? थीटा 45 पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू टॉप ऑफ द इंडिया गेट, अगर श्रेया ऐसा देखती है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, पहले 45 बन रहा था अब 60 बन रहा है, तो 60 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो पूछ रहा है कि देन हाउ फार द
हाउ फार इज द सी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। तो इंडिया गेट से कितनी दूरी, पहले थीटा पूछा, अब तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये इंडिया गेट है, इससे कितनी दूरी खड़ी है, ये इंडिया गेट है, इससे कितनी दूरी पे खड़ी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1060 लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 41√3/3। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन में √3 = 1.732 दिया है तो पुट कर देना, अगर नहीं दिया है तो फालतू अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आगे निकल जाना। वहां पे ज्ञान नहीं दिखाना है, नंबर पाना है। चलो, तो आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फिर भी देख लेता हूं मैं, लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो यार तुमको तुम्हारे एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगर कोई भी समस्या है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, कभी भी डाउट स्टेशन में आ सकते हो, और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देखना। और पिछले साल का रिजल्ट हमारा बेस्ट गया था, गोरखपुर का सबसे बेस्ट रिजल्ट, इस बार उससे भी बेस्ट जाना चाहिए, तो बेस्ट विशेस फॉर यू।